ओके सो हेलो एवरीवन, कैसी है पब्लिक। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, शानदार फोर्स। मम्मी ने लगाया चपाट चपाट चपाट, तो क्या हुआ, लगा फोर्स। ठीक है, चलिए तो अब देखने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन थी, यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम। सबसे पहले बात करेंगे हम फोर्स के ऊपर। फोर्स क्या होता है, तो फोर्स क्या होता है ये देखेंगे हम सबसे पहले। उसके बाद देखेंगे हम इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखो जनरल डेली लाइफ में आप क्या करते आ रहे हो, अपन डेली लाइफ से चलेंगे क्योंकि डेली लाइफ में हम यूज कर रहे हैं पूरा फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स बाहर बुक की जो नॉलेज होता है थियोरिटिकल, तो वो सब लिखा गया है प्रैक्टिकल नॉलेज से। प्रैक्टिकली न्यूटन के साइड में जाके एप्पल गिरा था, तभी जाके ग्रेविटी क्या पता लगा था। तो इस तरीके से वो होता है, वो साइड में गिरा था या सामने गिरा था या कहीं गिरा था, इसका कोई प्रूफ नहीं है। चलिए, तो इस तरीके से ग्रेविटी की खोज हुई। तो उसी तरीके से फोर्स भी मतलब कहीं ना कहीं डेली लाइफ से देखा गया। आप फोर्स पे बात करते हैं तो जैसे फोर्स क्या होता है, ये आपने जब आप आपके गेट को, अगर आपका घर का गेट जो है वो बाहर की ओर अगर खुल रहा है, बाहर की ओर, तो आप क्या करोगे, इसको पुश, क्या करोगे, पुश, धकाते हो। ठीक है, लिखा भी रहता है वहां पे पुश पुल पुश पुल। ठीक है, अगर गेट अंदर की ओर खुल रहा है तो क्या लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, फिर आप क्या करोगे, पुल करोगे। क्या करोगे, पुल, और इसको बोलते हैं पुश, धकाना। ठीक है, अंदर की ओर खींचना, पुल। ओके, तो पुश और पुल। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यही तो फोर्स मतलब हम क्या करते हैं, या तो पुश करते हैं या फिर खींचते हैं। ठीक है, और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में आप पुश या पुल कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप पुश या पुल कर रहे हो उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इज इट क्लियर। देखो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वेट लिफ्टर जो होता है, ठीक है, देखा होगा आपने, ये होता है वेट, तो ये जो कर रहा है ना, ये मतलब यहाँ से वेट उठाना ऐसा और फिर ऐसा करना है। ठीक है, तो ये जब उठाते हो ना, जिम जाते ही होंगे आप 9th 10th में, तो ठीक है, तो ये जो इस तरीके से जो उठाते हैं, ठीक है, तो ये पुल, पहले पुल करना पड़ रहा है। ठीक है, पुल किया हमने, हमारी और अगर खींचना है तो ये पुल किया हमने, फिर पुश, पुल पुश। समझ में आ रही बात। तो इसमें दोनों में क्या हुआ, पहले फोर्स लगाया हमने अपवर्ड, क्योंकि जिस डायरेक्शन में पुल या पुश हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। ठीक है, तो ये हमने पहले पुल किया तो फोर्स अपवर्ड लगा, फिर हमने पुश किया तो किस डायरेक्शन में पुश किया, ऊपर, तो ऊपर यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ रही है, फोर्स ऊपर ही लग रहा है, तब बॉडी यहाँ से वहां जा रही है। चलिए, बात समझ में आ रही है आपको। तो ये होता है फोर्स आप डेली लाइफ में जो देख रहे हो यही होता है फोर्स। अब इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें फिजिक्स में इसकी कुछ डेफिनेशन होती है, कुछ तरीका होता है, उस तरीके से उसको अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो इफेक्ट क्या होते हैं भैया, क्या इफेक्ट होते हैं, क्यों पढ़ना पड़ रहा है इसको हमको। तो देखो इफेक्ट तो देखे जाए तो इफेक्ट तो आपने देख ही लिया, आपका गेट खुल जाता है या बंद हो जाता है। बात समझ में आ रही, ये तो घर में चोरी हो जाएगी। ठीक है, पहला इफेक्ट तो ये है पुश। और ये क्या करता है, फोर्स से क्या होता है, किसी भी रेस्ट ऑब्जेक्ट को आप जो रेस्ट में है, रेस्ट मतलब जो स्थिर है, जो खड़ा है, ठीक है, जैसे ये बॉक्स है, ये रखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको अगर धकाओगे तो ये मोशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब मान लो कि इधर से फुटबॉल आ रही है, ये ग्राउंड है, ये फुटबॉल आ रही है बी वेलोसिटी से, किसी वेलोसिटी से आ रही है, फट 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 ये आ रही है फुटबॉल। ठीक है, ठीक, तो ये फुटबॉल आ रही है, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, ठीक, तो आपने यहाँ पे इसको किक करके या फिर पैर से ऐसे करके रोक सकते हो। ठीक है, मतलब इसको आप क्या कर सकते हो, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट में ला सकते हो। किसके थ्रू से, किसकी मदद से, फोर्स। ये सब फोर्स है, क्या है, फोर्स है। ठीक है, फोर्स की मदद से आपने इसको रेस्ट में ला दिया। ओके, सो उसके बाद आप देख सकते हो, मतलब एक रेस्ट ऑब्जेक्ट या जिसकी वेलोसिटी 0 बोल सकते हैं, ठीक है, जो स्थिर है उसको आपने मोशन में ला सकते हो, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट में ला सकते हो। बात समझ में आ गई। अब फुटबॉल उधर से अगर आ रही है, फुटबॉल अगर उधर से आ रही है तो आप उसको किक करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। अगर सामने से आ रही है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रही हो, तो आपने ये कर दिया, मतलब इस तरीके से पैर अड़ा दो आपका, तो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, आपकी ओर आ जाएगी, स्क्रीन की ओर। तो डायरेक्शन भी चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। इज इट क्लियर। ये आप खेलते आ रहे हो फुटबॉल, आपको इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि आप फुटबॉल बहुत ज्यादा खेलते हो, 9th क्लास में मैं भी खेलता था। ठीक, तो ये हुआ। ठीक है, तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो आप। इस तरीके से एक फ्रेम बनाया करो दिमाग में। अगर जैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो क्या क्या कर सकता है वो, एक रेस्ट ऑब्जेक्ट को मूविंग मोशन में ला सकता है। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी चल रहा है उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। उसके बाद सेकेंड फोर्थ थिंग क्या हो जाएगा
कि वो उसकी स्पीड भी चेंज कर सकता है, स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी बोल लो, वो उसकी स्पीड भी चेंज कर सकता है। कैसे? ये फुटबॉल आ रही है, फुटबॉल को आप जोर से किक करोगे, चलो डायरेक्शन तो आपने चेंज की ही की, पर उसकी स्पीड भी तो चेंज की, ठीक है, स्पीड में जाती है तभी तो फुटबॉल खेल पा रहे हो, ठीक है। तो आपका नहीं तो आप जो फोर्स लगा रहे हो, आप में अगर ज्यादा क्षमता है, ठीक है, आपको मेन प्लेयर बनाया गया है फुटबॉल का, ठीक, गेम का, तो आप उसको, आप मेन प्लेयर हो तो आप में क्या क्वालिटी, यही तो क्वालिटी, क्या फोर्स लगा पाते हो, आप स्पीड से मार सकते हो उसको, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो वहां पे क्या हो सकता है कि उसकी स्पीड में भी चेंज ला सकते हैं अपन, स्पीड में भी चेंज ला सकते हैं। चलिए, तो हमने देख लिया कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकते हैं, रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन दे सकते हैं, उसके बाद डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसके बाद स्पीड में चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी में बोल सकते हैं, वेलोसिटी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद शेप और साइज में भी चेंज कर सकते हैं। शेप और साइज में कैसे चेंज कर सकते हैं सर? देखिए मेरी बात सुनो, एक स्प्रिंग बैलेंस, आपने स्प्रिंग लिया, जनरली एक स्प्रिंग लिया, उसका एक एंड जो है उसको आपने फिक्स किया बॉल के ऊपर, और एक एंड को आप खींच रहे हो, बड़ा स्प्रिंग, ठीक है, छोटा सा स्प्रिंग मत सोचना पेन का, या फिर वो छोटा सा स्प्रिंग ये लिया, ठीक है, ये उसको खींचोगे, तो खींचा तो क्या करा आपने, दोनों तरफ से बाहर की ओर फोर्स लगाया, किधर लगाया, बाहर की ओर, हमने पुल किया, दोनों तरफ से पुल किया, फिर उसको छोड़ देना, तो देखना उसके शेप में चेंज आएगा, ठीक है, वो पहले यहाँ इतना था, इतना कंप्रेस था, ठीक है, फिर वो लगभग इतना हो जाएगा, थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से शेप में चेंज आ सकता है, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और एक इलोंगेट स्प्रिंग को आप ऐसे कंप्रेस करके रखो थोड़ी देर, तो आपने पुश किया, दोनों तरफ से पुश किया, ठीक है, तो पुश करके रखा, थोड़ी देर रखा, होल्ड करना, फिर देखना उसका थोड़ा सा कंप्रेस मिलेगा, जितना इलोंगेट था उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कंप्रेस मिलेगा। तो इस तरीके से ये होता है साइज में चेंज, शेप एंड साइज में चेंज। चलिए, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये हमने फोर्स देखा और इफेक्ट ऑफ फोर्स देखा, ठीक है, फोर्स खत्म नहीं हुआ, फोर्स की डेफिनेशन है और सब कुछ है। फोर्स आपको एक मैंने डेली अपने जो मोटा मोटा एक आपको आंकड़ा दिया है, क्या डेली लाइफ में आप जो देख रहे हो वो क्या हो रहा है, फोर्स हो रहा है, फोर्स आप लगाते हो डेली लाइफ में, ठीक है, और वो फोर्स आप किस तरीके से लगाते हो, कैसे अप्लाई करते हो, उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो भी हमने देख चुके हैं, ठीक है, 4 5 6 है जो वो याद रखना है, ठीक है। फुटबॉल को दिमाग में इमेजिन करना, तो सारी चीजें याद कर लेना कि पहले फुटबॉल उधर से आ रही थी, मैंने लात के पहले तो फुटबॉल रेस्ट में थी, मैंने मेरे दोस्त ने लात मारी उधर से, ठीक है, किक करा, उसको किक करने के बाद वो रेस्ट से मोशन में आ गई, पहला पॉइंट, ठीक है। फिर दूसरे दोस्त ने उसको रोक लिया मतलब मोशन से रेस्ट में आ गई, दूसरा पॉइंट, ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया। चलिए, अब उसने मेरी तरफ किक करी तो मैंने क्या किया, उसकी दूसरे दोस्त को दिया और डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ये हुआ तीसरा पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ कि हम खेलने लगे, मैच चल रहा था और आई और मैंने एकदम स्पीड में मार दी, जो भी आ रही थी धीरे से दी मेरे दोस्त ने, मैंने स्पीड में गोल कर दिया, तो स्पीड में मैंने चेंज ला दिया, तो ये हुआ आपका चौथा पॉइंट। बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद क्या, उसके बाद उसकी शेप या साइज में चेंज लाना, ठीक है, तो ये आप स्प्रिंग बैलेंस से याद रख सकते हो, है ना। इस तरीके से आप एग्जांपल रियल लाइफ के इमेजिन करा करो पढ़ते समय, तो आपको चीजें परमानेंट याद हो जाएगी, परमानेंट याद हो जाएगी अगर आप इमेजिन करके पढ़ोगे, क्योंकि फिजिक्स डेली लाइफ ही है और कुछ नहीं है। चलिए, तो ये हुआ हमारा। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। हम बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स, ये क्या होता है, देखो मतलब उलझना नहीं है, अपन अंदर घुसते चले जाएंगे तो फोर्स है, ठीक है। फोर्स आपको जनरली मतलब सारी चीजों को आप डेली लाइफ से कंपेयर करते चले जाएंगे तो आपके दिमाग में फ्रेम बनती चली जाएगी कि हाँ यार ये अभी हमने फोर्स पढ़ा, हाँ फोर्स ये होता है, इफेक्ट देख लिया, हाँ इफेक्ट भी होते हैं, समझ में आ गई चीजें, फील आ गया उसका। अब हम देखते हैं बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स पे बात करेंगे पहले हम। तो बैलेंस मतलब क्या, जब बैलेंस हो चीजें जब बैलेंस हो। बैलेंस कब होती है चीजें, जब रिजल्टेंट जीरो हो, ठीक है, रिजल्टेंट जीरो हो। रिजल्टेंट कैसे जीरो हो, पापा बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं तो मम्मी हमारी जो है बहुत ज्यादा मनाने में अच्छी है, ठीक है, तो उन्होंने चिल्लाया, हमको गुस्सा आया, मम्मी ने मना लिया, हम वापस पिघल गए, मतलब हम जहां थे उसी स्टेट में वापस आ गए। मतलब क्या हुआ, ये तो बहुत पागल सा एग्जांपल था, ऐसा कोई फिजिक्स नहीं है। देखो फिजिक्स में क्या होता है कि ये आपका बॉक्स है जैसे, ठीक है, ये आपका बॉक्स है, ठीक, यहाँ पे गलत बन गया है, इसको इधर बना देते हैं, ये हुआ, ठीक है, ये हुआ, ठीक। तो ये हुआ ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड लेवल, ये होगा इधर, ठीक है, ये और ये। मान लो देखो आपने इसको इस तरीके से, एरो नहीं आएंगे इसमें, ठीक है, गड़बड़ घोटाला हो गया है।
चलिए तो देख लेते हैं, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। ये हुआ फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि mg इसके कारण लगता है। अरे चलो ये इतना मत देखो, जो ऊपर से फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है वो नीचे से रिएक्शन फोर्स के इक्वल है, ठीक है। ये बात कर रहा हूं मैं एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, स्टेशनरी जो स्थिर है, जो रेस्ट में है, ठीक है। और मान लो आपने इधर से इसको, इस साइड से आपने इसको पुश किया, ठीक है, पर इधर से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो उसी के इक्वल है, ठीक है। मतलब इसने इसको कैंसिल आउट किया, इसने इसको कैंसिल आउट किया, तो ये जो हमारा जो बॉक्स है, ये सारे फोर्स हम पढ़ने वाले आगे, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आ जाएगा समझ में आपको, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, उसके बाद आपको रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इतना मत उलझो अभी सिर्फ सुनो बात को, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट आ रहा है, इसने इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया, तो एट द एंड क्या मिला हमको कि जो रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट जीरो है, ओके, रिजल्टेंट जीरो है, ठीक है। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो, ठीक। तो उसी तरीके से हमको पता चला कि हाँ भैया ये है बैलेंस्ड फोर्स। क्यों? तो बैलेंस फोर्स में क्या मिलता है हमको कि जो बॉडी रेस्ट में वो रेस्ट में ही रहेगी। तो क्या सर जो मोशन में है, जो यूनिफॉर्म मोशन कर रही कोई बॉडी, तो क्या वो मोशन में ही रहेगी? तो हाँ जी, वो भी मोशन में ही रहेगी। अगर कोई कार चल रही है, आपकी कोई कार चल रही है, ठीक है, कोई कार अगर चल रही है, तो अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है तो उस पे भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं वो बैलेंस्ड है, जिनका कि रिजल्टेंट जीरो है, ठीक है। फोर्स तो लग रहे हैं पर सारे फोर्स जो है वो बैलेंस्ड है, तभी वो यूनिफॉर्म मोशन कर पा रही है, ठीक है। जो विंड फोर्स लगेगा उसके ऊपर, जब चलती है गाड़ी तो विंड फोर्स भी लगता है उसके ऊपर, ठीक है। नीचे फ्रिक्शनल फोर्स भी लगता है। फिर इंजन का जो फोर्स रहता है वो पुश करता है गाड़ी को जिस दिशा में चल रही है, पुश, इंजन का जो पीछे से पुश करने वाला जो लगेगा, ठीक है, जो व्हील्स पे लगता है, तो वो फोर्स भी लगता है, ठीक है। ऊपर से वो ग्रेविटी भी लग रही है। तो इन तरीके से इन सब फोर्सों का जो फोर्सेस जो है, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, तभी कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन कर पाती है। मतलब समझ में आ रही होगी आपको बात कि बैलेंस्ड फोर्स जो है, बैलेंस्ड फोर्स जो है, उस केस में जब भी बैलेंस फोर्स मिलेगा हमको, तो जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही कंटिन्यू करेगी। समझ में आ रही बात? ना कि उसकी स्पीड में चेंज आएगा, ना ही वो रेस्ट से मोशन में आएगी। समझ में आ गई बात? जब भी बैलेंस्ड फोर्स रहेगा तब, ठीक है। मतलब क्या कि सारे रिजल्टेंट फोर्सेस जो है, फोर्स तो लग रहे हैं, एक बात ध्यान रखना, फोर्स लग रहे हैं, बट द रिजल्टेंट फोर्स बिकम्स जीरो, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। और एक बात और, जो टग ऑफ वार आपने देखा ही होगा, खेला भी होगा, वो रस्सी वाला, ठीक है, जो रस्सी खींचते हैं दोनों साइड से, तो क्या होता है, दोनों साइड से अगर इक्वल पुश किया जाए, वो पुल किया जाए, अपन पुल करते हैं उसमें, ठीक है, टग ऑफ वॉर में, उस साइड वाले उधर पुल करते हैं, इस साइड वाले इधर पुल करते हैं वो रस्सी को, तो रस्से को जो पुल करते हैं हम, तो पुल करते हैं जो हम, तो दोनों तरफ से अगर बराबर पुल हो रहा है तब तक स्थिर रहेगा, तब तक कोई हलचल नहीं है, तब तक मान लो कि एक तरीके से रेस्ट में है, ठीक है। मतलब दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है, इधर भी बराबर खींच रहे हैं, इधर भी खींच रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, तब तक कोई भी नहीं जीत रहा है, ठीक है। जहां एक साइड ज्यादा फोर्स आया मतलब अनबैलेंस फोर्स हुआ, जैसे अनबैलेंस हुआ वैसे ही एक साइड इधर अगर ज्यादा फोर्स लग गया, मतलब उधर से ज्यादा फोर्स इधर लग गया, तो इधर हम जीत जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो यहां पे क्या हुआ कि हमने जैसे ज्यादा फोर्स मिला, वैसे ही ये बैलेंस्ड फोर्स नहीं रहा, वो अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो अभी बैलेंस्ड फोर्स पे ध्यान दो कि टग ऑफ वॉर में तब तक कोई हारता नहीं, कोई जीतता नहीं, जब तक दोनों तरफ से बैलेंस्ड रहता है मामला, जब तक बैलेंस्ड रहता है, बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होते हैं, दोनों साइड से जो फोर्स अप्लाई होते हैं, जो कि पुल के फोर्स रहते हैं, पुल के, वो दोनों ही इक्वल रहते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में तो रहते ही हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे बोथ आर कैंसल आउट ईच अदर, ठीक है। इस तरीके से होता है, वो होता है बैलेंस्ड फोर्स। ये हुआ अपना टग ऑफ वार का भी अपने एग्जांपल देख लिया, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो क्या सर मतलब बैलेंस्ड फोर्स जब रहेगा तब तक कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा? पर ये बात गलत है। जब आप स्क्वीजिंग करते हो किसी रबर बॉल की, या फिर आप बलून का देखा आपने, ठीक है, बलून भी एक रबर बॉल ही एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक। तो बलून को क्या कर रहे हो आप, ये कंप्रेस किया आपने बलून को, तो बलून को जब आप कंप्रेस करते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि कंप्रेस मतलब दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगा रहे, इक्वल फोर्स ऑफ पुश का अपन दोनों साइड से पुश करा, तो क्या हुआ, कोई चेंज देखने को मिल रहा है? हाँ
क्या मिल रहा है, चेंज क्या आ रहा है, उसके शेप साइज में चेंज आ रहा है। तो एक बात ध्यान रखना कि बैलेंस्ड फोर्स, मैंने क्या कहा कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, जब जो उसका जो रिजल्टेंट रहता है वो जीरो रहता है। तो जैसे ये बलून है आपका, ये बॉल है कोई सी भी, आपने अगर इधर से और इधर से फोर्स लगाया, ठीक है, इधर से आपने फोर्स लगाया, ठीक है, तो इधर से फोर्स लगाया मतलब ये फोर्स लगाया, और इधर से फोर्स लगाया मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। मतलब जितना इधर से आप ताकत लगा रहे हो उतना उधर से भी कोई आपका दोस्त ताकत लगा रहा है, तो दोनों बराबर लग के कैंसिल आउट हो जाएंगे। पर कोई तो चेंज आ रहा है, तो ये दब जाएगा। इसका शेप कैसा आएगा, इस तरीके से आ जाएगा इसका शेप, ठीक है। तो इस तरीके शेप, मतलब शेप और साइज में चेंज आ सकता है। हाँ, शेप और साइज में चेंज आ सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है कि बैलेंस्ड फोर्स में जो रेस्ट में ऑब्जेक्ट है उसको आप मोशन में ना ला सकते हो, बैलेंस्ड फोर्स के केस में, ठीक है। जो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है उसको आप रेस्ट में ना ला सकते हो, या फिर उसकी स्पीड में चेंज भी नहीं ला सकते हो। थर्ड केस, टग ऑफ वार जो है, जब तक दोनों तरफ से बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तब तक गेम में स्थिरता है। जैसे ही एक तरफ से फोर्स बढ़ा, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स जैसे ही आया कि एक टीम जीत जाती है, एक टीम खींच लेती है रोप को, ठीक है। उसके बाद ये वाला केस कि क्या सर किसी में भी चेंज नहीं आ सकता है शेप और साइज में। आपने बलून का देखा था जब आप उसको स्क्वीज करते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे शेप और साइज में चेंज आ सकता है और आता ही है। फिर भी हम दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगाते हैं, उसके बावजूद भी मतलब वो फोर्स कौन सा है, बैलेंस्ड फोर्स है। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की ओर। चलिए अब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, देखो एक बात बता दूं आपको मैं, जो डेली लाइफ में हम यूज कर रहे हैं ना, वो अनबैलेंस्ड फोर्स ही होता है। डेली लाइफ में जब भी हम फोर्स लगा रहे हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं, पर उसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स पूरा नहीं बोलते हैं, उसको हम जनरल कॉमन यूज में ले आए हैं, हम फोर्स बोलते हैं उसको। अब कैसे, ये चीज का आपको मैं फील दिलाता हूं। देखो पहले ये कार से पहले थोड़ा सा ये बक्से पे काम किया जाए। जो ये बॉक्स है, ठीक है, ये ग्राउंड पे है, रखा है। चलिए, तो इस पे आपने लगाया इधर से फोर्स कौन सा पुश करा आपने इसको, ठीक है, तो आपने इधर से फोर्स लगाया, ठीक है। चलिए भैया, तो यहां पे क्या रहेगा, यहां पे फ्रिक्शन रहेगा, कौन सा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ये ध्यान रखना कि वो हमेशा मोशन का विरोध करता है, हमेशा भी नहीं, ठीक है। वो बताऊंगा मैं आगे और पढ़ूंगा, ठीक है, आगे चीजें और बताऊंगा, ठीक है। मतलब मोशन का विरोध करता है, ये बात तो आपको ध्यान में रखना है। तो क्या होगा, इधर से आप अगर फोर्स लगा रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट को इधर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, हमारा इस साइड लगेगा। किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इस साइड लगेगा। नीचे लगेगा ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। तो ऊपर रिएक्शन फोर्स। अब एक बात सुनो, रिएक्शन फोर्स। चलिए, तो यहां पे ध्यान देने वाली ये चीज है कि यहां पे मेरे को इस बॉडी को, अगर ये बॉडी रेस्ट में ही है, ये फोर्स लगाने के बाद भी अगर ये बॉडी रेस्ट में है, तो हमने पढ़ा था वो कौन सा फोर्स होगा, बैलेंस्ड। क्यों, क्योंकि नीचे या ऊपर तो ये जा नहीं रही है, मतलब जो ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और फोर्स ऑफ रिएक्शन फोर्स जो है, वो दोनों तो बैलेंस्ड है, ठीक है, ये हमको दिख रहा है। बाकी जो ये फोर्स हमने अप्लाई किया, जो हम यहां से धका रहे हैं इसको, तो धका रहे हैं, तो जो फ्रिक्शन फोर्स जो इसका अपोज करेगा मोशन का, वो भी अगर दोनों बराबर होंगे तब ये बॉडी रेस्ट में है। समझ में आ रही बात। चलिए, तो क्या करें हम, ऐसा क्या करें, हमको अगर इसको इधर मोशन करवाना, हमारी तो जिद है कि हम इसको इधर मोशन करवाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हम यहां से जो फोर्स लगा रहे हैं हम उतना ज्यादा लगा दें कि जो ये अपोज करने वाला, भैया इसकी एक लिमिट तो होती होगी कि कितना अपोज करेगी। क्यों, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स रहता है ये ग्राउंड पे डिपेंड करता है, ना कि इस ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट और ग्राउंड की सरफेस के बीच में लगता है, ये माना, ठीक है। तो ग्राउंड का एक लिमिट का फोर्स रहता है कि हाँ भैया ये फ्रिक्शन फोर्स इतना है, इन दोनों के बीच में इतनी बॉन्डिंग। फ्रिक्शन फोर्स मतलब क्या कि बॉन्डिंग, ये जो है ना, ये बॉक्स है और ग्राउंड के बीच, और ग्राउंड और जो अपना बॉक्स है उसकी जो सरफेस, जो मिली सरफेस है, नीचे की सरफेस जो अपन रखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, नीचे का रहता ना, तो वो जो मिली हुई सरफेस है उसमें कितनी बॉन्डिंग है उनके बीच में, ठीक है। तो उनका जो बॉन्ड, उनके बॉन्ड से ज्यादा ताकत लगा दी अपन ने, तो ये बॉक्स जो है फिसल जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये जो फोर्स है ना, पुश जो आप कर रहे हो इसको, तो वो फोर्स जो है वो इससे ज्यादा लगना चाहिए, तभी ये बॉक्स इधर मोशन करेगा। समझ में आ रही बात।
ये हो जाएगा, क्योंकि तब तक तो ये बैलेंस्ड फोर्स ही रहेगा ना, मतलब आपने इतना फोर्स लगा दो कि ये इसके ही बराबर हो तो बैलेंस्ड फोर्स होगा, ठीक है ना। ये बॉक्स इधर जाएगा ना, ऊपर जाएगा ना, नीचे जाएगा ना, इधर जाएगा। पर अगर आप फोर्स इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा लगा दोगे तो ये बॉक्स इधर मूव कर जाएगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो ये क्या हो रहा है कार को, ये तो रेस्ट ऑब्जेक्ट को हम मोशन में लाए विद द हेल्प ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। अब हम देखने वाले हैं कि ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो मूविंग कार है हमारी, इसको हम देखना चाहते हैं कि इसको हमको रेस्ट में लाना है। तो रेस्ट में किस तरीके से लाया जाए, मेरी बात सुनो, डायरेक्ट बना लिया करो। ये इस पे भी ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक। यहां पे आ जाएगा रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। यहां पे देखो, ये अगर अपनी कार इधर मोशन कर रही है तो इंजन, जो कार का इंजन का काम क्या रहता है, उसको मोशन में लाना, ठीक है, कार का इंजन, ठीक है। और ब्रेक का काम क्या रहता है, उसको रेस्ट में लाना, ओके। ये बात ध्यान रखना। तो कार इंजन के कार ने जो फोर्स लगाया वो किधर लगाया, हाँ, अब वो गियर पे डिपेंड करता है कि आपने फॉरवर्ड गियर लगाया है, रिवर्स गियर लगाया। आपने फॉरवर्ड गियर में अब चल रही है कार आपकी, तो आगे की ओर चल रही है, ठीक है, इस साइड चल रही है कार, तो यहां पे फोर्स पीछे से लगा रहा है इंजन, ठीक है, फोर्स लगा, ठीक है, ये फोर्स पीछे से लगा, ठीक, मतलब कार चल रही है, ठीक है। पर जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण ये एक टाइम जाके रुक जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कंटिन्यू अगर उसका वो कर रहा है अपोज, और यहां पे हमने ये फोर्स लगाना बंद कर दिया, मतलब हमने तो क्लच दबा दिया, ठीक है, क्लच दबा दिया आपने, तो आपने चाहा कि अब आगे जाके रोकना है, तो ये कैसे रुक जाती है। मतलब क्वेश्चन ये है कि भैया अगर हम ये फोर्स पीछे से इंजन का फोर्स लगाना बंद कर दिया तो फिर हमारी कार रुक कैसे जाती है, भले हम अगर ब्रेक अप्लाई नहीं कर रहे हैं मान लो, तो कार जाएगी, फ्रिक्शन तो कंटिन्यू अपोज करते रहेगा जब तक ये गाड़ी मोशन करती रहेगी, और जहां ये रेस्ट में आ जाएगी कुछ समय बाद। तो इस तरीके से यहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगा, किस तरीके से कि भैया नीचे या ऊपर तो जा नहीं थी, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड रिएक्शन फोर्स, और ये दोनों इक्वल है, चलिए बहुत बढ़िया। पर जो ये फोर्स है, ये फोर्स को ये कैंसल आउट करते जा रहा था। पहले ये ज्यादा था जब इंजन चल रहा था, जब कार के अब एक्सेलरेट कर रहे थे कार को, तब ये फोर्स ज्यादा था, किससे, फ्रिक्शन से। अब हमने देखा कि यार फ्रिक्शन फोर्स धीरे धीरे हावी पड़ रहा था क्योंकि इसका मोशन स्लो होते जा रहा था, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स कुछ नहीं है, अपोज करता है किसका, मोशन का, ठीक है, अपोज करता है किसका, मोशन का। एक बात ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए ये हमारा हुआ अनबैलेंस्ड, ये हुआ हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए तो अब बढ़ जाते हैं यहाँ पे। एक बात और बता दीजिए कि अगर ये फ्रिक्शन फोर्स सर नहीं होता तो क्या होता। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता ना तो ये यूनिवर्स में दिक्कत हो जाती। कैसे दिक्कत हो जाती कि जो बाइसिकल, जो कार एक बार चालू हो गई, चालू क्या हो गई, मैं तो कह रहा कि एक तो अपन चल नहीं पाते, फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहता तो सबसे पहली बात। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट उसकी जगह पे रखा नहीं पाता। एक बात ध्यान रखना, फ्रिक्शन फोर्स कब जनरेट होता है। फ्रिक्शन फोर्स मतलब क्या होता है कि एक बॉन्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने ग्राउंड में रखा, आपका जो फीट है, आपके जो फीट हैं, फीट जब रखाते हैं ग्राउंड पे, जब टाइल्स पे रखाते हैं तो आपके फीट और टाइल्स के बीच में एक बॉन्ड बनता है, वही बॉन्ड होता है, ठीक है। कौन सा, फ्रिक्शन होता है, वो फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो मान लो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये कार क्या चलती ही रहती। यस, ये चलती ही रहती, कभी नहीं रुकती, ठीक है, कभी नहीं ये रुकती। एक बात आपने ध्यान रखना, मतलब क्या कि सर हम ब्रेक अप्लाई करते तब भी नहीं रुकती। तो भैया जब फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता है तो ब्रेक में क्या रहता है, ब्रेक में कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, वहां भी फ्रिक्शन ही होता है। ब्रेक और टायर के बीच में जो ब्रेक्स रहते हैं, टायर के बीच में वो फ्रिक्शन फोर्स, वो प्लेट रहती है, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही वो रुकती है। एक मोशन कर रही है डिस्क, एक रुकी हुई है, तो इसको चिपका दो तो इसकी मोशन धीरे धीरे कम होते होते रुक जाएगी। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से फ्रिक्शन ही, वहां पे फ्रिक्शन का ही प्रिंसिपल काम करता है। तो वो भी काम नहीं करता अगर फ्रिक्शन ही नहीं होता हमारे पास। तो बात समझ में आ रही है। कभी कोई सी ऑब्जेक्ट अगर चल रही है तो वो रुकती ही नहीं। बाइसिकल आपकी चलती ही जाती, कभी नहीं रुकती आपकी बाइसिकल। तो इस तरीके से फ्रिक्शन का होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि सर तो फिर ये तो लॉस कर रहा है हमारा, हम चलना चाह रहे हैं, ये तो रोक रहा है, हम कोई अपोज कर रहा है, हमारे टायर घिस रहे हैं। नहीं, ये अगर नहीं रहेगा तो आप कभी रुक ही नहीं पाओगे। तो क्या करोगे, टायरों को बचा के
जब ये रहेगा ही नहीं तो आप कभी रुक ही नहीं पाओगे, ठीक है। ये नहीं तो अगर एग्जांपल लेना हो तो पूरे घर में ऑयल डाल के देख लेना, ठीक है। ऑयल जब डालोगे तो वहां पे फ्रिक्शन आपका जीरो हो जाता है, एकदम चिकना हो जाता है, ठीक है। सरफेस चिकनी हो जाती है, आपके फीट जो होते हैं और जो सरफेस रहती है, जो टाइल्स की सरफेस रहती है, उस पर आपका जो बॉन्ड रहता है वो बन ही नहीं पाता है, बीच में ऑयल की लेयर आ जाती है, ठीक है, जिसके कारण आपका बॉन्ड ही नहीं बन पाता, वहां पे फ्रिक्शन हो ही नहीं पाता है, ठीक है, और आप फिसलते चले जाते हो। तो इस तरीके से केस हो जाते हैं, ऐसा ही जीवन रहता अपना अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं। लॉज ऑफ मोशन चलिए देख लेते हैं। चलिए तो अब देखते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, देखो न्यूटन के मोशन के, ठीक है, नियम, ठीक है। तो देखो फर्स्ट लॉ क्या है, हुआ क्यों है ये न्यूटन बोल रहा हूँ, न्यूटन ने क्यों लॉ दे दिए भैया। देखो अगर सारा इल्जाम लगाना है तो न्यूटन पे लगाओ, क्योंकि न्यूटन ने ना 60-70% तक 12 बजाइए पूरा फिजिक्स उन्होंने दिया है, 60-70% तो उन्होंने ही दिया है। तो देखो ये बता दूं कि ये लॉ क्यों दिए हैं, इस पे हम बात करते हैं। तो आपने फोर्स तो लगा दिया किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे, किसी ना चलते हुए किसी रेस्ट पे ऑब्जेक्ट पे, या किसी भी हालत में आपने फोर्स तो लगा दिया, तो किस तरीके से उसके स्टेट में चेंज आता है या कुछ होता है, तो उसके ऊपर उसने 3 लॉ दिए हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो हम पहले पे भी बात करेंगे। ये अभी हम पहले पे बात कर रहे हैं कि यार क्या हो रहा है, पहला लॉ क्या है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन्स एट रेस्ट एंड बॉडी इज इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड unless it is compelled by an external force to change its state of rest or a uniform motion। क्या है ये, क्या है, देखो कुछ भी नहीं है इसमें। क्या बोल रहा है वो कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई बॉडी रुकी हुई है, तो वो चलती है क्या। अभी हमने रेस्ट ऑब्जेक्ट, हम रेस्ट बॉक्स देखा था हमने, वो रेस्ट में था, ठीक है। तो इस पे ये चल रहा था क्या, चल रहा था क्या, जब तक अपन इसको फोर्स लगा रहे थे तब तक ये चल रहा था क्या, नहीं भैया रखा है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी और जो रिएक्शन फोर्स था वो बराबर था, वो रुका हुआ था। तो उसने यही बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी रेस्ट में है, तो जब तक आप उस पर फोर्स एक्सटर्नली बाहर से आप फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो नहीं चलेगी। तो डेफिनेटली दिख रहा है हमको, उसने वही बोल दिया, इसलिए वो न्यूटन दादा है, ठीक है। वो शातिर है, दिमाग से खेल गए, वो अपने को दिख रहा है कि भैया ये रेस्ट में रहेगा, ये चलने से तो रहा। तो जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दो, आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा दो, आप यहाँ पे इधर से फोर्स नहीं लगा दो, तब तक ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा। वही है डेफिनेशन। देखो क्या है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन्स एट रेस्ट एंड अ बॉडी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये इतनी डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। वो ये इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अपन। हाँ, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते हो, ठीक है। और अ बॉडी इज इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखो एक बॉडी है, हमने कार को दौड़ाया था, अभी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी, वो कार चल रही थी यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उस पर जो बैलेंस्ड फोर्स थे वो बैलेंस्ड फोर्स लग रहे थे, क्योंकि रिजल्टेंट जो था 0 जा रहा था, ना कि इसकी स्पीड में चेंज आ रहा था, ना स्पीड कम हो रही थी ना बढ़ रही थी, क्योंकि उस पर सारे फोर्सेस बराबर लग रहे थे। तो उसने यही बोल दिया है, उसको हमको तो दिख रहा था, हम इससे पहले पढ़ चुके, हम समझ चुके हैं उस चीज को, पर उसने फिर से बोल दिया, अ बॉडी इज इन मोशन विल कंटिन्यू। अगर कोई बॉडी मोशन में है, विल कंटिन्यू इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना बढ़ेगी ना घटेगी। जब तक इंजन स्पीड बढ़ाएगा नहीं, जब तक ताकत पीछे से फोर्स ज्यादा लगाएगा नहीं, तब तक स्पीड ना तो बढ़ेगी। जब तक ब्रेक अप्लाई नहीं करोगे, फ्रिक्शन फोर्स जब तक आपको रोकेगा नहीं, तब तक आप रुकोगे भी नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड से चलते रहोगे। तो ये बोला है उसने फर्स्ट लॉ में। तो यही चीज हम देख भी चुके हैं, बहुत ही प्यारी चीज, कोई समझ में मतलब कुछ समझने वैसा है नहीं, ठीक है। तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है, अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट resist a change in its state of rest or of uniform motion। मतलब क्या कि इनर्शिया, सर यहां पे अपन एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे ये रुका कैसे है,
तो ये कोई भी मास हो, कार चाहे कार चलती हुई यूनिफॉर्म स्पीड से जो कार चल रही थी चाहे वो हो, वो भी एक मास है, उसके पास एक वजन है। ऐसे ही एक बॉक्स है, उसके पास भी एक वजन है। तो इस मास की प्रॉपर्टी है ये, किसी भी मास की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इनर्शिया बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी से वो क्या करता है कि उसमें जो भी चेंज लाओगे उसका वो रेजिस्ट करेगा। अगर ये रेस्ट में इसको आप मोशन में ले जाओगे तो उस चीज का ही आप रेजिस्ट करेगा। तो इसलिए ये रुका हुआ है कि हाँ भैया इसके पास इनर्शिया है, ताकि वो अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन में नहीं आ रहा है, वो रेजिस्ट कर रहा है उस चीज का। अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट। अगर ये रेस्ट में है तो इसको रेस्ट में ही रहना है। अगर ये मोशन में थी, कार यूनिफॉर्म मोशन से चल रही थी, तो वो यूनिफॉर्म मोशन से ही चलना चाहेगी। ये उनकी इच्छा होती है, तो उसी को हम प्रॉपर्टी बोलते हैं और उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है, एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जो कि चेंज इन इट्स स्टेट, जिसका वो की रजिस्ट करती है, किसका? चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है उसका। आपकी भी इच्छा करती है, आप अगर सो रहे हो तो आप सोते ही रहोगे, आपकी इच्छा करती है, ये समझ में आ रही बात। पर आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो फिर आपकी इच्छा नहीं करेगी, ठीक है, पढ़ाई करने की, तो वो आप हो ना, आपका कुछ नहीं हो सकता। तो देखो ये हुआ हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी का इनर्शिया क्या होता है? अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट। मतलब रेजिस्ट करता है, उसका विरोध करता है ना, विरोध करेगा कि नहीं मैं अगर सोया हूं तो मुझे सोने दो, इस तरीके से। और चेंज इन इट्स रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गई बात आपको? हाँ, तो ये हुआ आपका फर्स्ट लॉ और एक इनर्शिया हमने टर्म पढ़ी है, इसको अब हम आगे और देखते। इनर्शिया है, क्या सर इनर्शिया हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगा? हर ऑब्जेक्ट के लिए इनर्शिया सेम होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बात बताएं, मैंने क्या बोला कि इनर्शिया क्या है? एक टेंडेंसी या एक प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की कि वो उसका स्टेट का विरोध करता है, जो भी उसके स्टेट में चेंज लाना चाहे वो उसका विरोध करता है। एग्जाम्पल, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल, ये दो चीजें रखी है, दोनों ही फुटबॉल हैं। फुटबॉल नहीं है, ये एक स्टोन है, सेम साइज के, सेम वेट, मतलब वेट तो सेम होगा नहीं, ठीक है, सेम साइज के दो, एक फुटबॉल है, ठीक है, एक फुटबॉल है, दोनों का वजन अलग अलग होगा, और एक पत्थर है इतना बड़ा। अब मान लो आपने इसको किक किया और इसको किक किया, तो मजा कहाँ आने वाला है? मजा यहाँ आने वाला है। क्यों आने वाला है? देखो, पहली बात, इसका वजन बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये बहुत कम डिस्प्लेस होने वाला है, ये यहां से मान लो इतना सा खसका, ठीक है, और ये गया, ठीक है, इसको आपने किक किया सेम फोर्स से, इसमें भी आपने उतनी ही ताकत लगाई, इसमें भी आपने उतनी ताकत से किक मारी, ठीक है, पर ये डिस्प्लेस बहुत कम हुआ। क्यों डिस्प्लेस बहुत कम हुआ? इसका वेट है, इसका जो वेट है वो ज्यादा है, इसका वेट कम है, ठीक है। तो मतलब क्या, और मजा आपको इसमें आया, मजा भी इसको इसमें आया क्योंकि उसने क्या किया, पत्थर ने आपने इस पे फोर्स लगाया, तो उसने क्या किया, उस आपके फोर्स का रेजिस्ट करते हुए आपको एक तो रिएक्शन फोर्स तो दे ही दिया, वो रिएक्शन फोर्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको जो पैर में मजा आता है ना, वो रिएक्शन फोर्स होता है, वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये अर्थ का रिएक्शन फोर्स अलग, रिएक्शन फोर्स मतलब क्या कि कोई भी फोर्स लगा उसका रिएक्शन, ठीक है, किसी भी फोर्स का रिएक्शन, ठीक है। तो जरूरी नहीं हो कि ग्रेविटी का रिएक्शन, हर फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होता है, ठीक। तो ये देखते हैं हम कि ये कम से कम डिस्प्लेस हुआ और ये ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेस हुआ। तो यहां से एक चीज समझ में हमको आ रही है कि क्या जिस ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा? हाँ जी, उसका इनर्शिया ज्यादा होगा क्योंकि वो उतना ज्यादा रेजिस्ट करेगा और उतना कम डिस्प्लेस होगा। और जिस ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा वो कम से कम रेजिस्ट करेगा और ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेस होगा। और हमने पढ़ा है कि इनर्शिया क्या होता है, जो कि रेजिस्ट करता है। तो जो ज्यादा रेजिस्ट करेगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जो कम रेजिस्ट करेगा उसका इनर्शिया कम होगा। बात समझ में आ गई है? तो वेट पर डिपेंड करता है, या बोल सकते हैं मास पर डिपेंड करता है, ठीक है, मास पर डिपेंड करता है। इसका मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया ज्यादा है, इसका मास कम है तो इसका इनर्शिया कम है। अगर हम, ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। उसके बाद और एग्जांपल ये हो गया, ये आपको इनर्शिया का बिल्कुल फंडा क्लियर हो गया है। मान लो कि एक बॉक्स रखा है या फिर कोई ऑब्जेक्ट रखा है जो कि 30 किलो का है, एक ऑब्जेक्ट रखा है जो कि 10 किलो का है, तो क्या होगा बताओ। आप दोनों के ऊपर आप मान लो कि बराबर फोर्स लगा रहे हो, दोनों के ऊपर आप बराबर फोर्स लगा रहे हो। मान लो F फोर्स लगाया आपने, इस पर भी F फोर्स लगाया, तो क्या देखने को मिलेगा कि अगर डिस्प्लेस भी हुआ तो ये जैसे डिस्प्लेस हुआ तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा,
किसके कंपेयर में? इसके कंपेयर में। क्यों? क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है, जो कि रेजिस्ट ज्यादा करेगा और कम से कम डिस्प्लेस होगा। इसका इनर्शिया कम है तो ये ज्यादा से ज्यादा कम से कम रेजिस्ट करेगा और ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेस होगा। तो ये हुआ एक और एग्जाम्पल। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं। ये जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है ना, इसको गैलीलियोस लॉ ऑफ मोशन, गैलीलियोस लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो इनर्शिया है और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इनमें कैसा क्या रिलेशन है, उस चीज पे हम थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। किसको? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हो। तो अब हमने इनर्शिया पढ़ लिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था न्यूटन का, उसको भी हमने देख लिया, उसकी डेफिनेशन देख ली, इनर्शिया की देख ली, इनर्शिया के एग्जांपल देख लिए। अब हम दोनों को मर्ज करके देखते हैं कि एग्जांपल शानदार सा कि एक्चुअल लाइफ में हो क्या रहा है। सर इतना बवाल आप मचा क्यों रहे हो क्या रहा है ऐसा, ये तो बता दो। ठीक है भैया, बता देते हैं। ठीक है भैया, देखो यहाँ पे एक रखा है कॉइन। क्या रखा है? कॉइन रखा है। ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, कार्डबोर्ड है। ये ग्लास है। क्या है? ग्लास है, ठीक है। तो अपने कार्डबोर्ड को अपने यहाँ ले आया, कहाँ ले आया? इधर ले आया, ठीक है भैया, इधर ले आया। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला? कॉइन यहाँ गिर गया, ठीक है। चलिए तो देखो हो क्या रहा है, ठीक है। अपने इसको उधर, अब यहां पे क्या हो रहा है देखो, मैं बताता हूं आपको। ये ग्लास रखा है, ठीक है, एक टेबल पे ग्लास रखा हुआ है, टेबल पे ये ग्लास रखा हुआ है। ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया, ये ग्लास, ये कार्डबोर्ड रख दिया, उसके ऊपर एक सिक्का रख दिया। कार्डबोर्ड रखा, पेज रखा, आपने कुछ भी ऐसा थोड़ी सी मतलब थोड़ी हार्ड चीज, ठीक है। अब यहां क्या हुआ ये देखो, अपन कॉइन पे ध्यान देंगे। कॉइन अभी यहां पे रेस्ट में, किस में है? रेस्ट में, ठीक है। अब अगर हमने इसको इधर खींचा, किसको? बोर्ड को, किसको? कार्डबोर्ड को, ना कि कॉइन को। हमने कॉइन को नहीं खींचा, हमने किसको खींचा? इस कार्डबोर्ड को। एकदम स्ट्रेट खींचना है, ठीक है, सटाक, और एकदम स्पीड से खींचा हमने। तो ये हमको देखने को मिला, क्या देखने को मिला? ये देखने को मिला कि भैया ये तो ये हवा है, ठीक है, हवा का इंडिकेशन है कि इधर मोशन किया इसने सटाक से हमने इसको इधर खींचा। तो जो कॉइन था वो यहाँ था, कार्डबोर्ड यहाँ था, उसके ऊपर कॉइन था, ठीक है। अब कार्डबोर्ड अगर हट गया तो कॉइन नीचे गिर गया। तो यहां से क्या समझ में आ, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में तब तक उसकी स्टेट में चेंज नहीं आता जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो यहां पे हमने कार्डबोर्ड पे फोर्स लगाया, ना कि कॉइन पे। तो क्या हो रहा है यहां पे? हमारा कॉइन जो रेस्ट में था उस पे तो फोर्स लगा नहीं, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, तो वो इसी जगह पर रहा। पर अब हवा में तो रह नहीं सकता, तो जाके गिरा। समझ में आ गई बात? ठीक है, मतलब क्या कि यहां पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये हुआ आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का आपको एक एग्जांपल कि ये जो क्वाइन है, क्वाइन का रेस्ट में था तो इट विल रिमेन इन रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स नॉट अप्लाइड। ठीक है, नॉट अप्लाइड, ठीक है। जब तक आप एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओगे तब तक ये रेस्ट में ही या फिर उसी की स्टेट में ही रहना चाहेगा। अभी एक देखा हमने कि ये रेस्ट में था, हमने बोर्ड पे, कार्डबोर्ड पे लगाया फोर्स, कार्डबोर्ड को हमने खींच लिया तो वो रेस्ट में ही रहा और गिर गया। इज इट क्लियर? अब देखो, उसके बाद और एग्जांपल ले लेते हैं। आप जो आपके घर में जो मम्मा ये झाड़ू ये इनको झाड़ती है ना, जिसे अपने सोफा सेट के जो कवर होते हैं, तो कवर को ऐसा पकड़ा आपने, ठीक है, आपने एक डंडा लिया, डंडा से मारा, ठीक है, आपने डंडे से मारा जैसे, तो क्या हुआ कि उसमें जो धूल के पार्टिकल्स थे, ठीक है, जो डस्ट के पार्टिकल्स थे, तो उसमें क्या हुआ कि जो डस्ट के पार्टिकल जो थे वो रेस्ट में थे, ऐसा था, ठीक है, ऐसा लटका हुआ था, तो वो रेस्ट में थे, ठीक है। अब आपने डंडे से किसको मारा आपने? वो आपके कवर को आपने डंडे से मारा, तो जो कवर था वो मोशन में आया, पर जो पार्टिकल्स से डस्ट पार्टिकल, वो तो क्या करेंगे, उनको क्या लगेगा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो लग जाएगा, उसका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लग जाएगा। क्या है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो जो हमारे वो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे जब तक उन पर फोर्स नहीं लगा। तो हमने फोर्स किस पे लगाया? फोर्स हमने लगाया
इस पे अपना कवर पे, और हमने जब उसको फोर्स लगाया कवर पे और कवर को हमने जब मोशन में लाए तो उन्होंने रेस्ट में रहना चाहा और वो वहीं रह गए, वो अपना कवर आगे बढ़ गया और वो अलग होके नीचे गिर गए, हवा मुड़ गए। एयर पे भी डिपेंड करता है विंड किधर चल रही क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वो भी आपका एग्जाम्पल हो गया, ये बात आपको समझ में ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जांपल्स हैं, और भी हम देखेंगे, वो आप कल देखेंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द, ठीक, गुड बाय।